स्वागत है। आज हम दिल्ली पर हुए आतंकी हमलों के इतिहास पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं और ये चर्चा उन जानकारियों पर आधारित है जो हमें मिली है। शुरुआत हम हाल की घटना से करते हैं। 2025 में लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ जिसने एक बार फिर से दिल्ली को दहला दिया जी। हमारे पास जो ये जानकारी है इसमें 1997 से लेकर 2025 तक की घटनाओं का पूरा एक तरह से ब्यौरा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दुखद घटनाओं की टाइमलाइन समझें, ये देखें कि इनके तरीके कैसे बदले और दिल्ली पर इनका क्या असर पड़ा। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि इन हमलों के जवाब में दिल्ली की सुरक्षा इंतजाम कैसे बदले, शहर की अपनी रफ्तार पर क्या असर पड़ा और दिल्ली वालों ने किस तरह का जज्बा दिखाया। ये सिर्फ तारीख हैं या आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है शहर के लचीलेपन की और लगातार बदलते खतरों से जूझने की, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है। तो चलिए इस पर गौर करते हैं। अगर हम शुरुआती घटनाओं को देखें तो जो दस्तावेज हमारे पास है वो बताते हैं कि 90 के दशक के आखिर में दिल्ली में हिंसा बढ़ रही थी। हाँ। 1997 में पहले सोनीपत रोड पर, फिर लाल किले के पास धमाके हुए। इसने पहली बार दिखाया कि शहर कितना वल्नरेबल है। ये शुरुआती संकेत थे एक तरह से। हाँ, वो घटनाएं वाकई चिंता बढ़ाने वाली थीं, लेकिन एक बड़ा और ज्यादा भयानक मोड़ आया 29 अक्टूबर 2005 को। 2005 वाला हमला? हाँ, दिवाली से ठीक पहले माहौल बिल्कुल त्योहार का था और तभी शहर के 3 अलग-अलग बहुत भीड़ वाले इलाकों में, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में एक बस में और सरोजनी नगर मार्केट में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। उफ। दिल्ली बिल्कुल सन्न रह गई थी उस वक्त। आंकड़े भी भयानक थे। 62 लोगों की जान गई थी उन धमाकों में और 210 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बिल्कुल। और सरोजिनी नगर मार्केट वाला धमाका तो खास तौर पर बहुत विनाशकारी था। जो डिटेल्स है उनके हिसाब से धमाके से दुकानों में आग लग गई थी और फिर एक गैस सिलेंडर भी फट गया था। हाँ, उससे तबाही और बढ़ गई। सोचकर भी डर लगता है। उस वक्त की जो शुरुआती जांच थी और मीडिया रिपोर्ट्स भी, जैसा हमारे शोध बताते हैं, वो इशारा कर रही थी कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा या इंडियन मुजाहिदीन जैसे गुटों का हाथ हो सकता है। इन्हें सीमा पार आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत इन्हें संदिग्ध ही बता रहे हैं। ये उस वक्त का असेसमेंट था। हाँ, ये उस वक्त के अंदाजे थे। इसने नेशनल सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। बिल्कुल। फिर इसके करीब 3 साल बाद 13 सितंबर 2008 दिल्ली फिर दहली। हाँ, 2008 वाला। और इस बार का हमला तो और भी ज्यादा फैला हुआ था और शायद ज्यादा प्लान्ड भी। कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, ये सब बहुत बिजी इलाके हैं। जी। शाम के वक्त लगभग एक साथ 5 धमाके। 5 धमाके, हाँ। इसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा घायल हुए। शहर में एकदम डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यहाँ जांच का एंगल भी दिलचस्प है। जानकारी बताती है कि इन्वेस्टिगेटर्स को टाइमर डिवाइस लगे हुए बम मिले। अच्छा, टाइमर वाले? हाँ, और उनमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। ये विस्फोटक आतंकी गुट अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और इन्हें रखा कहाँ गया था? कूड़ेदानों में, बाजारों में। साफ था कि मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और दहशत फैलाना था। और ये भी जिक्र है कि पुलिस ने तेजी भी दिखाई थी। 4 और बम डिफ्यूज कर दिए थे। हाँ, बिल्कुल। पुलिस की मुस्तैदी से 4 और बम निष्क्रिय किए गए। ये इंडिया गेट और रीगल सिनेमा जैसी जगहों के पास लगाए गए थे। बहुत भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील इलाके। बाप रे! अगर वो फट जाते तो नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। सही बात है। और देखिए, ये घटना अकेली नहीं थी। जैसा कि ये सामग्री इशारा करती है, ये हमला उसी साल 2008 में ही जयपुर, बैंगलोर और अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट की एक कड़ी जैसा था। हाँ, ये पैटर्न साफ दिख रहा था। बिल्कुल, एक पैटर्न उभर रहा था। 2008 में शहरी सेंटर्स को निशाना बनाने वाले सिलसिलेवार धमाकों का एक ट्रेंड सा बन गया था। ये दिखाता है कि कैसे आतंकवाद का चेहरा उस वक्त बदल रहा था। बड़े शहर निशाने पर थे। स्ट्रैटेजी ये लग रही थी कि भीड़ वाली जगहों पर एक साथ हमले करो। लेकिन ये पैटर्न भी बदला। इसके ठीक 3 साल बाद सितंबर 2011 में हमलावरों ने एक बिल्कुल अलग तरह के टारगेट को चुना। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का परिसर। ये तो बिल्कुल अलग बात थी। हाँ, ये एक अहम बदलाव था। 7 सितंबर 2011 हाईकोर्ट का गेट नंबर 5, सुबह का वक्त, भीड़ होती है। वहां एक ब्रीफकेस में रखा शक्तिशाली बम फटा। उफ। इसमें 15 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। और स्रोत इसे हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ते हैं। हाँ, स्रोत इसका लिंक हिजबुल मुजाहिदीन से बताते हैं। यहाँ हमला किसी बाजार या आम जगह पर नहीं था, बल्कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी जैसे एक महत्वपूर्ण संस्था पर था। हाँ। सामग्री के हिसाब से मकसद शायद कोर्ट को डराना था, न्यायिक प्रक्रिया में डर पैदा करना था।
इसके बाद एक लंबा अरसा बीता, मतलब 1 दशक से ज्यादा, जब दिल्ली में कोई बड़ा बम धमाका नहीं हुआ। चैलेंज तो रहे होंगे, लेकिन इस तरह का बड़ा हमला नहीं हुआ। जी, एक तरह की शांति रही, कम से कम बड़े धमाकों के लिहाज से। लेकिन ये शांति टूटी 10 नवंबर 2005 को। शहर एक बार फिर एक बड़े विस्फोट से दहल गया, इस बार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। जी, शाम का वक्त था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार खड़ी थी। उसमें जोरदार धमाका हुआ। शुरू में 9 लोगों की मौत की खबर थी, पर बाद में ये बढ़कर 12 हो गई। हाँ, दुर्भाग्य से संख्या बढ़ गई। धमाका बहुत शक्तिशाली था। आसपास की बिल्डिंग्स, गाड़ियों, सबको नुकसान पहुंचा। और जांच में फिर से वही नाम, अमोनियम नाइट्रेट। बिल्कुल। शुरुआती फॉरेंसिक जांच में इसके इस्तेमाल की पुष्टि हुई। ये दिखाता है कि कुछ विस्फोटक कितने लगातार यूज होते रहे हैं, शायद उनकी आसान उपलब्धता के कारण। हाँ, ये एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। और यहाँ जांच थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। फॉरेंसिक सबूत और बाकी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस ने यूएपीए लगाया, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। सख्त कानून है ये। जी, ये ऐसे गंभीर मामलों में एजेंसियों को खास अधिकार देता है। हाँ, और ये पहलू वाकई दिलचस्प है। सामग्री ये बताती है कि जांच के तार पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद JAM उससे जोड़े गए हैं। लेकिन साथ ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। टेलीग्राम ऐप पर एक्टिव डॉक्टरों का एक कट्टरपंथी समूह। हाँ, ये एक नया एंगल था। शक जताया गया कि इस ग्रुप का भी हमले की साजिश में हाथ हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल आतंकी कोऑर्डिनेशन और कट्टरता फैलाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ स्रोत एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर का भी जिक्र करते हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद। अच्छा। तो ऐसी आशंका जताई गई कि शायद इसी गिरफ्तारी से घबराकर या पकड़े जाने के डर से उमर मोहम्मद ने गाड़ी में रखे विस्फोटक में धमाका कर दिया। मतलब एक तरह से पैनिक में। हाँ, अगर ये डिटेल सही है तो लगता है कि एक प्लान्ड साजिश का अंत शायद एक अचानक पैनिक भरे कदम से हुआ, लेकिन नतीजे बहुत भयानक रहे। इस घटना ने फिर से पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। कितने ही परिवार उजड़ गए। बिल्कुल। और पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क उजागर करें। मतलब कौन कौन लोग शामिल थे, उनके आपस के कनेक्शंस क्या थे, कोई विदेशी लिंक था या नहीं। हाँ, यहाँ पर फिर डिजिटल फोरेंसिक्स और परंपरागत जांच दोनों का मेल बहुत जरूरी हो गया। जाहिर है, ऐसी हर घटना के बाद देश के नेता दुख जताते हैं, मजबूती दिखाते हैं, दोषियों को सजा दिलाने का वादा करते हैं। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन शब्दों के अलावा इन घटनाओं ने असल में जांच के तरीकों में भी लगातार बदलाव लाए हैं। बिल्कुल। जैसे 2025 वाले केस में जिक्र है, DNA एनालिसिस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ संदिग्धों की पहचान पक्की करने में। जी। और डिजिटल फोरेंसिक्स, मतलब मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट डेटा की जांच, वो जो कथित टेलीग्राम ग्रुप था या दूसरी ऑनलाइन एक्टिविटीज थीं, उनके सबूत जुटाने में बहुत अहम रही होगी। हाँ, ये दिखाता है कि एक तरफ जहां आतंकी नए नए तरीके अपना रहे हैं, वहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं। टेक्नोलॉजी का रोल दोनों तरफ बढ़ रहा है। सही कहा। लेकिन ये तकनीकी तरक्की जरूरी है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन हमलों का एक इंसानी पहलू भी है। वो आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। हाँ, वो तो है। स्रोतों में कुछ चश्मदीदों के बयान हैं, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। चाहे वो 2005 का सरोजनी नगर हो, या 2008 का कनॉट प्लेस, या फिर 2025 का लाल किला। लोगों ने बताया है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल दिन पल भर में चीख पुकार, टूटे खांच और खून खराबे में बदल गया। हाँ। शाना इंसान होते हैं, उनकी जिंदगी होती है, समाज का ताना बाना होता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस जानकारी से क्या सार निकलता है? दिल्ली में 1997 से 2025 तक ये जो धमाके हुए, ये शहरी आतंकवाद की एक बहुत ही दुखद और जटिल तस्वीर पेश करते हैं। हमने देखा कि कैसे हमले के तरीके बदले, निशाने बदले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बदला। और साथ ही हमने शहर का एक असाधारण लचीलापन भी देखा, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हर बड़े हमले के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त हुए, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर हुई, पब्लिक जगहों पर निगरानी बढ़ी। हाँ, शहर हमेशा वापस पटरी पर लौटा है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि ये सामग्री भी इशारा करती है, ये जख्म बहुत गहरे होते हैं। ये शायद पूरी तरह कभी नहीं भरते। शहर भले ही नॉर्मल दिखने लगे, लेकिन वो यादें, वो डर, वो सुरक्षा की चिंता, वो बनी रहती है। तो अतीत से सीखना और भविष्य के लिए तैयार रहना,
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने 1997 की शुरुआती घटनाओं से बात शुरू की, फिर 2005 के वो बड़े बाजार धमाके देखे, 2008 के सिलसिलेवार हमले, 2011 में हाई कोर्ट पर हमला और फिर 2025 की ये हालिया त्रासदी। हर बार दिल्ली ने मुश्किलों का सामना किया, वापसी की, लेकिन इसकी एक बहुत भारी इंसानी और मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाई है। हाँ, और ये सामग्री ये साफ करती है कि जहां एक तरफ आतंकवाद के तरीके बदले, कभी भीड़ वाले बाजार, कभी सरकारी संस्थाएं, कभी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वहीं जांच और सुरक्षा के तरीके भी बेहतर हुए। डीएनए एनालिसिस, डिजिटल फोरेंसिक्स, बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये सब इसके उदाहरण है। सही है। लेकिन शहरी जीवन की जो एक अंतर्निहित कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा, वो एक परमानेंट चैलेंज बनी हुई है। यह हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि 2025 वाले मामले में कैसे टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और डिजिटल सबूतों की भूमिका सामने आई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ रही है, क्या यह आने वाले वक्त में शहरी सुरक्षा और आतंकवाद दोनों के तरीकों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और एक और पहलू है सोचने लायक। लगातार ऐसे खतरों के साये में जीने का शहर के कलेक्टिव साइकी पर, मतलब लोगों की सोच, उनके बर्ताव पर लंबे समय में क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है? हाँ, ये भी एक गहरा सवाल है। शायद इस पर भी और ज्यादा सोचने की जरूरत है। इस गंभीर विषय पर इतनी विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।